हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सायोना इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले और इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस आईपीओ जो है 22 को ओपन हुआ था, 27 जनवरी क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है, आज डे 2 ओपन हो रहा है और 30 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 140 टू 144 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ है जो कि 15 करोड़ का इशू साइज, 10.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया। हॉरिजॉन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28-29 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 17.4, स्मॉल एचएनआई 11.6 और रिटेल में 64.7% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको 1 लॉट होगा, जबकि आप अप्लाई 2 लॉट कीजिएगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 7 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन डे 1 में सब्सक्रिप्शन देखिए तो बहुत ही स्ट्रांग हुआ क्यूआईबी से, क्योंकि 1% ऑफर दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है। 3.3 टाइम सब्सक्राइब है, 12 लाख शेयर्स का ऑफर था, 40 लाख शेयर्स बीट किया 57 लाख का। बिग एचएनआई से ओवर सब्सक्राइबर 2.28 टाइम्स का, 1.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.1 लाख शेयर्स बीट किया 6 करोड़ का। बाकी स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि स्मॉल एचएनआई 15% का 18,000 शेयर्स बीट किया 26 लाख का। रिटेल में 81% सब्सक्राइब है, 5.4 लाख शेयर्स बीट किया 7.7 करोड़ का। टोटल हुआ 1.03 टाइम का। फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका, वो भी इसलिए क्योंकि क्यूआईबी और बिग एचएनआई से ओवर सब्सक्राइब था। टोटल 10.1 लाख शेयर्स बीट किया, 14.5 करोड़ का, 289 एप्लीकेशन सबमिट किया है और फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है डे 1 का। और अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो फिर डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है वह अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रेट्स का कस्टमाइज्ड कास्टिंग्स में इंगेज है, जो कि इस तरह के इस तरह की मतलब कि जो सो वन रूफ के अंडर जो कि सभी और इससे रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और कर्व लीड करती है। और मतलब कि आगे ये कंपनी सेगमेंट में लीड कर रही है। और अगर फाइनेंशियल देखिएगा तो 23.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.54 करोड़ का प्रॉफिट है 25 में, 20 और नवंबर मंथ में 19 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिजनेस के एग्जिस्टिंग लाइन में प्लांट और मशीनरी परचेज करना चाहता है, सेक्योर्ड लोन्स है उसका रिपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 1.83 टाइम, बहुत ही हाई डेट टू इक्विटी रेशियो और नेट डेट टू एबिटडा रेशियो बहुत ज्यादा है, जो कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। ROE RONW 13.1 22%, PAT मार्जिन, EBITDA मार्जिन 12.8 21.3%, PB और PE रेशियो 3.3 और 17 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 87.3% का, पोस्ट इशू 56 करोड़ का। तो गाइस देखिए कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ के। प्राइस बैंड तो फुल्ली रखा गया अगर हम देखेंगे तो। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो देखिए स्ट्रेंथ में कंपनी जो है ईपीसी सर्विसेज में इंगेज है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें इंक्लूड इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जो कंपनी ऑफर करता है रेंज ऑफ सर्विसेज का, साइट डेवलपमेंट से लेकर फिनिश्ड वर्क तक, जो कि लार्ज इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में हेल्प कर सकती है। और मिड टियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस है, पोटेंशियल रिपीट बिजनेस के साथ डेवलपर एंड कॉन्ट्रैक्टर से। ईपीसी सर्विसेज जो कि एसेंशियल होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए। और वीकनेस बात करेंगे तो लार्ज ईपीसी फर्म से कंपैरिजन में इसका स्केल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉलर है, जो कि बड़े लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए compete करने का जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही है। ईपीसी बिजनेस भी कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें कैश फ्लो पूरी तरह से टाइड है प्रोग्रेस, बिलिंग्स और रिसीवेबल्स पर। और एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है, जिसमें डिले, कॉस्ट ओवररन्स, क्वालिटी इशू होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और रेपुटेशन दोनों को हर्ट कर सकता है। ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है एसएमई आईपीओ होने की वजह से। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया की जो
कंटिन्यूड एम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अर्बनाइजेशन और हाउसिंग ग्रोथ पर, तो इससे क्या सस्टेन्ड डीपीसी डिमांड को सपोर्ट कर रही है। कंपनी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में भी जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक्स हब एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। और कंपनी जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पीपीपी के साथ टाई अप किया हुआ, इन दोनों मॉडल के साथ टाई अप कर रही है, जिससे प्रोजेक्ट पाइपलाइंस को और भी ज्यादा वाइड कर सके, फैला सके। और कंपनी जो एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल कंस्ट्रक्शन टूल्स में का इनकॉर्पोरेट में एबिलिटी है, जो कि इफिशियंसी और मार्जिन इनहेंस कर सकता है अगर आगे ये करती है तो। थ्रेट की बात करेंगे तो लार्ज वेल एस्टेब्लिश डीपीसी प्लेयर से कंपटीशन बहुत ही इंटेंस, बहुत ज्यादा है, जो कि एग्रेसिवली बीट कर सकते हैं और इंटीग्रेट सॉल्यूशंस ऑफर कर सकती है। रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट वोलाटिलिटी के कारण मार्जिन इरोड कर सकता है अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा या फिर पास डाउन नहीं करता है तो। इकोनॉमिक डाउनटर्न या स्लो डाउन अगर होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में, तो ऑर्डर इनफ्लो और को जो सो रिड्यूस कर सकता है, पेमेंट टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर सकती है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस या साइट सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और ओवरसाइट को लेकर। और पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बहुत सारे इसके लिस्टेड ईपीसी कंपनीज है, इसके मतलब कि कॉम्पिटिटर है, जिससे कंपैरिजन में ये कंपनी जो है ना स्केल में बहुत छोटा है, लेकिन मिड टीयर प्रोजेक्ट्स में फोकस करता है। लार्ज नेशनल या मेगा प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट पर अभी फोकस नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मिड टीयर प्रोजेक्ट्स को ही फोकस करता है। और मिड टीयर से अगर कंपेयर करें तो एग्जीक्यूशन क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एज पर compete कर रही है। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस और क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इसके की डिफरेंशिएटर्स है। वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टर के लिए, आईपीओ जो है रिप्रेजेंट करता है सिक्लिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जो कि प्ले है और ये टाइड है, पूरी तरह से डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटी का बिजनेस है, जो कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तभी होगा, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और कॉस्ट मैनेजमेंट पर। अदरवाइज गाइस बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। वैसे कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, बाकी गाइस यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर नेट डेट टू एबिटडा रेशियो जो बहुत ज्यादा हाई है, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। बाकी अदरवाइज गाइस कंपनी ठीक ठाक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।